जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा और आपका राब्ता जो है वो मुनक़ता ना हो। आज ख़ुसूसी तौर पर आपको ये जो देख रहे हैं हम उसके बारे में बात करना चाह रहा था कि कल मैं रात गया हुआ था खाने पे और मैंने ख़बरें नहीं सुनी थी। तो वहाँ से मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि 3-4 पेट्रोल स्टेशंस पे जो है वो 2-2 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें बनी हुई हैं, मोटरसाइकिल वाले सब इकट्ठे हुए हुए हैं। तो अजीबो-गरीब समा था। मैंने कहा सुबह शायद हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं वो पेट्रोलियम के मद में जो ख़रीदारी हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की एलसीज़ को एक्सेप्ट शायद ना करें। मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ जा रहा था। लेकिन बाद में जब मैं घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि हुकूमत ने एकदम से 30 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है। और इतनी ज़्यादा कीमतें कभी भी एक एक दफ़ा में नहीं बढ़ाई गई। तो लगता ये है कि हमने अपने घुटने जो है वो टेक दिए हैं और जिस काम के लिए हमें लाया गया था वो काम हमने शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता दिवालिया करना है। यहाँ पर एक बदनज़मी फैलानी है, हमने अफरा तफरी यहाँ पर फैलानी है और लोगों के ऊपर इतना बोझ डाल देना है कि उनकी चीखें निकल जाएं और वो फिर कानों को हाथ लगाएं कि ये हमें किस दलदल में फंसा दिया गया है। एक तो ये देखने में मिला। दूसरी तरफ ये लगा कि हुकूमत बड़ी जल्दी में है कि ऐसे इकदाम हम कर लें कि हमें शायद दोबारा जो है वो हुकूमत में आने के लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने असम्बली को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये वो पार्लियामेंट है जिसके अंदर अपोजिशन है ही कोई नहीं। ये वो मतलब ये इस तरह है कि आप एक ही शख्स को रिंग के अंदर खड़ा कर दें और दूसरे के हाथ बांध दें या उसको बाहर फेंक दें और उसको कहें ये तू लड़ना शुरू कर दे, तो वो 2-4 हवा में मुक्के चलाए और बाद में उसका हाथ खड़ा कर दें कि वेल 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 डन ब्लू रेड इज़ द विनर, जो हम देखते हैं बॉक्सिंग के अंदर। तो ये जो देखने में आ रहा है कि जी हमें वोटिंग मशीन्स जो है वो मंजूर नहीं है। अच्छा, उसको निकाल दिया आपने फौरी तौर पर, क्योंकि आपके मुखालफत तो है ही नहीं वहाँ पे। आपने एक मांगे तांगे के लोगों को लेकर एक अपोजिशन खड़ी कर दी है, जो मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जमहूरियत के लिए कि आप लोगों की आंखों में धूल झोंकें और आप हुकूमत के नुमाइंदों को जिनको आपने तोड़ा हो उनसे वोट तो आपने नहीं लिए, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, तो उनको आप अपोजिशन लीडर बना के बैठा दें ताकि आप अपने वो तमाम काम करवा सकें जिससे कि आप इस मुल्क की जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, उसको जितना आप मलिया मेट कर सकते हैं आप करें, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इतनी बड़ी इर्रेगुलर बात हो गई, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो गई, जो कि ये पार्लियामेंट जिस तरीके से वजूद में आई है और ख़ास तौर पे पंजाब तो आपको सबको मालूम है कि किस तरह से वजूद में आया है, बल्कि वजूद में है ही नहीं वो। एक तो वो आपने वोटिंग मशीन्स को क्या डर है भाई, इस बात में मुझे समझाएं कि अगर आपके पास ईवीएम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और आपका वोट रजिस्टर हो रहा है हर आदमी का, तो किस बात का ख़तरा है आपको कि क्या उसका जो सर्वर है वो रायगढ़ में होगा, बनीगाला में होगा या कहीं और लगा होगा। यानी इतना ज़्यादा एक हमने आगे मैं चलकर आपको बताता हूँ। और दूसरा ये नैब ऑर्डिनेंस जो है, खुदारा मैं ये कहता हूँ कि इतने अरबों रुपए जो आप इस नैब के सफ़ेद हाथी पर ख़र्च रहे हैं, इसको बंद कर दें आप। पाकिस्तान वैसे भी मकरूज़ है, पाकिस्तान वैसे भी अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकता, पाकिस्तान को डिक्टेट करवाया जा रहा है बाहर से। ये हर कदम चलने के लिए हम पहले 10 दफ़ा पीछे मुड़कर देखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब ये नैब ऑर्डिनेंस के मैं वो डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बहुत से लोगों ने वो डिटेल्स बताई हैं, अखबारात के अंदर भी आ गई हैं कि किस तरह से आपने नैब को के सारा वो कहते हैं ना उसका सांप का डंग निकाल दिया, जहर निकाल दिया आपने। तो अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसको रखने का। इससे बेहतर है कि आप कहें जी खाओ पियो मौज उड़ाओ, जितनी करप्शन करनी है आप कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो करप्शन करनी है कर लें। इन्हीं प्रोजेक्ट से तो करप्शन शुरू हुई थी। ये जब सबसे पहली जो
मेगा करप्शन हुई पाकिस्तान के अंदर जब ये IPPs आए थे पाकिस्तान के अंदर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अंदर से निकाले गए थे और फिर दुनिया को बता रहे थे जी हमने कितनी सस्ती बिजली उस वक्त हम लेकर आए थे। फिर थर्मल क्यों लेकर आते हैं आप, फिर रेंटल क्यों लेकर आते हैं आप, क्योंकि उसमें सिर्फ आप लोगों का कमीशन बनता है। अब आप कहते हैं जी इन प्रोजेक्ट्स में हमें कोई पूछे भी ना, हमसे बात भी ना करे और हम जो करना चाहें हम मौजें उड़ाएं, हम जो मर्ज़ी करें। तो मैं ये तजवीज़ पेश करूँगा कि ये सारा कुछ करने से बेहतर है कि आप नैब के अदारे को बंद कर दें। इलेक्शंस आप जिस तरह से लड़वाना चाहते हैं आप लड़वा लें, और मेरे ख़्याल में आप अंपायर भी अगर कोई ऐसे अपने बीच में से किसी को बना लें, एक जमात को, जो ये 9 जमातें इकट्ठी हुई हुई आपकी, उन्हीं में से किसी एक को बुला दें, वो आपको ऑब्ज़र्व करके देगा कि भाई आपने इलेक्शन सही करवाए हैं कि नहीं करवाए। तो इस वक्त जो मुल्क है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम उलझन का शिकार हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं, कोई हमें सिमत नज़र नहीं आ रही। हमारे हुक्मरान भी कंफ्यूज्ड हैं, हमारी अपोजिशन भी शायद कंफ्यूज्ड है, हमारे अदारे भी कंफ्यूज्ड हैं। ये पता नहीं कि कौन सा काम किसने करना है। पार्लियामेंट का काम जो है वो अदलिया कर लिए, अदलिया का काम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो इस वक्त हमें कुछ पता नहीं कि क्या कर रहा है, और उस कन्फ्यूजन का शिकार, उलझन का शिकार हम इसलिए हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं मेरे ख़्याल में वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है? कन्फ्यूजन का शिकार इसलिए है कि उनको एक तो ये समझ नहीं आई कि हम हुकूमत में आ कैसे गए, क्योंकि इसके लिए कहाँ से क्या अमेरिका से और क्या स्टेट डिपार्टमेंट से और क्या मरासले और क्या सिंध हाउस और क्या कुछ नहीं किया, कौन करवा रहा था, कैसे करवा रहा था, कहाँ से हो रहा था, कौन मीटिंगें कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। खैर ये आहिस्ता आहिस्ता कौम के सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन आप इस कन्फ्यूजन का शिकार इसलिए हैं कि आप कोई फ़ैसला करने के काबिल नहीं। हर फैसले के लिए आपको पहले 9 जमातों से रुजू करना पड़ता है। आज भी खाने खा रहे हैं आप इकट्ठे होकर बताने के लिए कि हमने आगे क्या करने के लिए जाना है। अभी तो चलें एक जगह इकट्ठे होकर फैसले कर रहे हैं, वरना तो वज़ीर आज़म को कभी कराची जाना पड़ता है, कभी लंदन जाना पड़ता है, और कभी लाहौर पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान शटल करना पड़ता है। तो इस कन्फ्यूजन की वजह भी ये है कि जब आप कंफ्यूज हो, आप उलझन में हो, और फिर आपके अंदर एक वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमारे हुक्मरानों की मुश्किल ये है कि कभी अपने पैरों पर खड़े होकर वो हुकूमत में नहीं आए। मैं जमहूरी हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। हर कोई किसी का एक डैडी था, चाहे वो अयूब ख़ान थे जिसने काउंसिल कन्वेंशन मुस्लिम लीग या काउंसिल मुस्लिम लीग बनाई। अयूब ख़ान ने सेक्रेटरी जनरल कौन थे जनाब, आज के जमहूरियत के चैम्पियन, हाँ, ईंट से ईंट बजाने वालों की जमात, जिनकी कांपें टांग रही हैं, कि वो उसके सेक्रेटरी जनरल थे उस जमात के, और अयूब ख़ान से कहा करते थे कि जी आप तो मेरे डैडी हैं, और उसको डैडी कहने के बाद उसी का गला दबा दिया। जितनी हुकूमतें उसके बाद देख लें आई हैं, वो सारी वहीं से निकली हैं जिनको ये बुरा भला कहते हैं। मैं किसी का नाम लिए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि आप में एतमाद क्यों नहीं आता, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि आप अपने लाने वालों की तरफ देख रहे होते हैं, फ़ैसले आप करने के काबिल नहीं होते। कौम 22 करोड़ अवाम है, उनको आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि आप ख़ुद भी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। जितने हुक्मरान एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पोलराइजेशन है। यहाँ पर हमारे मेंबरान कौमी असम्बली, पार्टियों के सीनियर रहनुमा जो हैं, वो खुशनुदी हासिल करने की, अपने लीडरशिप की खुशनुदी हासिल करने के लिए उस हद तक चले जाएंगे कि जिनको मैं जानता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि कभी वो इस हद तक जाएंगे। क्यों? उनकी मजबूरी है कि अगर सरकार नाराज़ हो गई तो भाई आपको टिकट नहीं मिलेगा, अगर सरकार नाराज़ हो गई तो आपको ओहदा नहीं मिलेगा, अगर सरकार नाराज़ हो गई तो आप वो मज़े नहीं कर सकेंगे जो आपने मज़े करने। तो इसलिए इत्मीनान आपके अंदर नहीं है। इत्मीनान तब होता आपके अंदर कि अपने पैरों पर खड़े होकर आप आए होते, और इसीलिए आज ये हालत है कि अमेरिका के भी आप शुक्रगुज़ार हैं, और यहाँ मौजूदा सूरत हाल में भी आप किन किन के शुक्रगुज़ार हैं वो आपको ज़्यादा पता होगा। तो इसलिए आप में इत्मीनान नहीं है। हर काम करने से पहले 6 जगह आप देखते हैं कि मैं वो करूं कि ना करूं।
फिर जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आएगी आपके अंदर, इस कौम के अंदर? आपके अंदर जब ख़ुद एतमादी नहीं है तो आप ये मुझे बताएं कि आपके अंदर ख़ुददारी कैसे आएगी? ख़ुददारी तो तब आती है जब आपके अंदर एक एतमाद हो आपका। आप कहें यार कि मैं 22 करोड़ अवाम है, हम इंशाअल्लाह किसी से घबराते नहीं हैं, लेकिन आप हर एक के नीचे घुटने टेकते जाएंगे। जब आप में ख़ुददारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो फिर आप बताएं कि आप किस तरह से आगे इस कौम को लेकर चलेंगे। और मैंने ये देखा है मतलब अपने 30-35 साल की जो मेरी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, इसमें मैंने देखा है कि हमारे हुक्मरान जो आते हैं ये एक तो कन्फ्यूजन का मैंने बता दिया ना शिकार होते हैं। फिर इस कौम के अंदर डिसिप्लिन हम इसलिए कायम नहीं कर सके कि हम खुद डिसिप्लिन नहीं है। मोटरवे पे जाएं तो आप फ़ौरन सीट बेल्ट लगाएंगे, जीटी रोड पे आएँ तो ना आप सीट बेल्ट लगाएंगे ना आप लॉ को, क्योंकि और ये हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं, जब ये ताबेदारी करते हैं तो ये सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाते हैं, वरना ये फिर जब सीट बेल्ट उतारते हैं तो फिर ये दोनों हाथ फैलाकर जो लूटना होता है वो लूटना शुरू कर देते हैं। और फिर कौम को भी हमने डिसिप्लिन नहीं सिखाया। हमारे अस्पतालों की हालत आप देख लें, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स की हालत देख लें, आप एजुकेशन की हालत देख लें, आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसकी हालत देख लें कि हम कौम को मतलब लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन सिखाना ही नहीं चाहते हम। यही हमारी कमज़ोरियाँ हैं। अगर डिसिप्लिन आ जाएगा तो कौम अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, खुद एतमादी आ जाएगी, खुददारी आ जाएगी, फिर हम लेकर आगे हम चल सकेंगे। मौजूदा सूरत हाल में इन तमाम चीज़ों में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मज़ीद खुदारा इस कौम को कंफ्यूज ना करें। हमारी खुददारी को, हमें खुददार मुल्क रहने दें, हमें खुददार इंसान रहने दें, हमें खुददार मुल्क रहने दें, हमें अपनी खुद एतमादी पर फ़ख्र करने दें। हमें इतना ना पीसें आप पेट्रोल, अब बिजली का बम गिराएंगे आप, उसके बाद कोई और बम गिराएंगे और आप फिर कहेंगे, कहना क्या आपने, कहेंगे ये जो पिछली हुकूमत थी ये सारा गन डाल के चली गई, हमारे अंदर इतनी सख्त नहीं थी क्योंकि हमें लाने वाले कोई और थे कि हम खड़े हो जाते। तो मैं ये तमाम अदारों को पाकिस्तान के, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो जो पार्लियामेंट है, चाहे वो मीडिया है, मैं कहूँगा कि एक खुददार मुल्क बन के आगे चलें। ये जो फैशिज़म, रियासती दहशतगर्दी, स्टेट टेररिज़म जो हमने देखा है हाल में, खुदारा उस पर जो स्टैंड ले सकते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, और इन सब के कान पकड़कर इनको एक जगह बैठाएं और इलेक्शंस का ऐलान करें, क्योंकि चोर दरवाजे से आने वाले मुल्क की खिदमत नहीं कर सकेंगे, अपनी खिदमत शायद कर लें। उन्होंने कर ली है, नैब ऑर्डिनेंस ला के, नैब की तब्दीली ला के कवानीन में क्यों क्या किया उन्होंने? यही किया कि जी हमारे जो खाया पिया है वो छोड़ दें, हमें जो केसेस चल रहे हैं वो उनको ख़त्म करें और हमें आगे चलने दें, मतलब कि और ख़राबी की तरफ जाने दें, और पैसा जो है वो इकट्ठा करना दें। और मुझे समझ नहीं आती लिमिट क्या है, यानी कि खानी तो वही 2 रोटियां होती हैं, कोई अल्लाह का भी डर होना चाहिए, दुनिया से भी सब ने चले जाना है। तो इन चीज़ों को इस तरह से अगर आप बुलडोज़ करेंगे, ये मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी। लोग फिर जाएंगे अदालतों की तरफ देखना शुरू कर देंगे। कल मुझे कह रहा था कोई, मैंने कहा ये फ़ैसला अदालतों ने किया था कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये गैर आइनी है। मैंने कहा बिल्कुल गैर आइनी है, इसमें कोई शक नहीं है। गैर आइनी इन द सेंस कि ये अदालतों का काम नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में। लेकिन जब हुकूमतें करोड़ों रुपए के शेल मारने शुरू कर दें अपने ही अवाम पे, गोलियां चलानी शुरू कर दें, रबर बुलेट्स मारने शुरू कर दें, आंसू गैस मारने शुरू कर दें, तो फिर किसने फ़ैसला करना है? तो 2 ही इदारे हैं जो फ़ैसला कर सकते हैं, एक अदलिया है, एक इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि हुकूमत तो एक दूसरे को का गला पकड़ने में बिज़ी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल करे, सब बैठें, स्टेक होल्डर सारे, उसमें अदलिया भी एक स्टेक होल्डर है मुल्क के साथ, मीडिया भी स्टेक होल्डर है, इस्टेब्लिशमेंट भी स्टेक होल्डर है, पार्लियामेंट भी स्टेक होल्डर है, यानी पॉलिटिशियंस जो हैं एक जगह पर बैठें,
फ़ैसला करें कि हमने इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है। एक खुददार मुल्क जो खुद एतमादी के साथ चले, किसी के आगे झुके ना। ये बड़ी मुश्किलों से हमने इस मुल्क को हासिल किया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कुर्बानियाँ दी, अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा, उस ख्वाब को हम मलिया मेट नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। बहुत शुक्रिया।